हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग कर रहे थे एसएससी सीजीएल का प्रीवियस पेपर और उसमें हम लोग इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर रहे थे। ये पेपर अभी जुलाई 2023 में हुआ था, मतलब 3 महीने पहले की बात है। 17 जुलाई का पेपर है ये। इसके पहले 14 जुलाई का पेपर था जिसमें 4 सेट थे, हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। 17 के भी 3 सेट हम लोग लगा चुके हैं, तो कुल मिलाकर के 7 सेट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। एक और बचा है 17 का, वो है चौथा सेट। तो 4 ये हो गए और 4 14 जुलाई वाले हो गए, तो कुल मिलाकर के 8 सेट आज हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब हम लोग 17 के बाद 18 जुलाई में आएंगे, 19 जुलाई में आएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये 17 जुलाई का चौथा सेट है। थोड़ा गैप हो गया है इसके बीच में, क्योंकि बीच में जो यूपी ट्रिपल एससी से यूपी पेट का पेपर होता था जिसका 28 तारीख को पेपर है, उसमें बच्चों ने कहा सर कुछ हम लोगों के लिए भी कर लीजिए। हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट नहीं थे, लेकिन अब आती है उनके में भी इंग्लिश आती है, तो उनका प्रीवियस पेपर हम कराने लगे थे। अब आप लोगों का फिर से कंटिन्यू करेंगे और ये कंटिन्यू रहेगा। अब आप चिंता मत करिए, अब बीच में नहीं रुकेगा, क्योंकि बीच में अब और कोई इधर इस तरह के एग्ज़ाम है नहीं, आपका अब कंटिन्यू मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। और पीडीएफ आप लोगों ने आई थिंक कि सॉल्व कर ही लिया होगा, आपको दोपहर में ही मिल गया था। और जिन्होंने पीडीएफ नहीं सॉल्व किया है उनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक का पीडीएफ दिया हुआ है, आप वहां से पीडीएफ पे लिंक पे चले जाइए। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और आज का आपका पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है साइनोनिम। किसका साइनोनिम बताना है, वो वर्ड यहाँ मैंने ब्लैक कर दिया है, विजिलेंट बताना है। विजिलेंट का मतलब क्या होता है, सतर्कता होती है। क्या होती है, सतर्कता। ठीक है, एक विजिलेंट डिपार्टमेंट होता है भारत सरकार में, सतर्कता विभाग। विजिलेंट कमिश्नर होता है, सतर्कता आयुक्त। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। तो अब देखो इसमें विजिलेंट का साइनोनिम बताना है। साइनोनिम कहाँ से ढूंढना है, इसमें से आपको ढूंढना है विजिलेंट का साइनोनिम। तो वही वर्ड जो वहाँ से ढूंढने हैं वो यहाँ दिए ही हैं। इन चारों में से कौन सा वर्ड है जो विजिलेंट का साइनोनिम हो सकता है। ठीक है, चलो आ जाओ देखते हैं सारे वर्ड। काशस का मतलब क्या होता है, काशस का मतलब भी होता है एकदम सतर्क, जो कोई काम करने के पहले एकदम से अलर्ट रहता है, हर चीज़ को देखभाल के काम करता है, सतर्क। और विजिलेंट का मतलब भी यही था, सतर्क था। तो ये हमारा साइनोनिम हो गया, यही ढूंढ रहे थे हम। सिक्योरिटी का मतलब होती है सुरक्षा। अब ये सुरक्षा जो होती है वो सतर्क से थोड़ा सा है उसी टाइप का, लेकिन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, एक तो ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, मेन बात ये भी है ना, डिफरेंस इसका भी है। बर्गलर का मतलब क्या होता है, ये चोर होता है जो दीवार में सेंध काट के चोरी करता है। प्रूफ का मतलब सबूत होता है। इनमें से कोई आएगा नहीं, अब आपका यही कॉशियस के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब आज आ जाए अपने क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे। और ये आपका अगला क्वेश्चन है कि इनमें कह रहे हैं कि एक मिस स्पेल्ट वर्ड है। ठीक है ना, ये जो दिया हुआ है मिस्टीरियस लिखा हुआ है, 4 के 4 वर्ड मिस्टीरियस ही हैं। यहाँ सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है, इसमें से यही मिस्टीरियस वर्ड लिया है, 4 के 4 मिस्टीरियस ही हैं। तो कौन सा मिस्टीरियस जो है वो सही है। ठीक है ना, चलिए बताइए कौन सा है मिस्टीरियस सही। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि मिस्टीरियस में पहले MYS होगा। MYS होने का मतलब ये वाला मिस और ये वाला मिस गलत हो गया। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं। थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं, तो टी के बाद ई होगा। ठीक है, टी के बाद क्या होगा, ई होगा। तो टी के बाद ई, जो ये 2 बचे हुए हैं, इसमें यहाँ टी के बाद आई लगा हुआ है, तो अब आपका कौन सा बचा, तीसरा वाला है। इसके बाद IOUS हो जाता है। ठीक है, तो ये मिस्टीरियस तीसरा वाला सही है। आगे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन फिर क्या है, एंटोनिम का क्वेश्चन है। किसका, इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन किया होगा उसी का एंटोनिम। और अंडरलाइन किया हुआ है कौन सा, फिल्थी किया हुआ है। फिल्थी का मतलब जानते क्या होता है, फिल्थी का मतलब जैसे नाली वगैरह में जो पानी बहता है, गंदा और बदबूदार, 2 चीज़ें होंगी क्या, एक तो पानी गंदा होगा, दूसरा क्या होगा, ये बदबूदार होगा, इसमें बदबू आ रही होगी। ठीक है, ये 2 चीज़ें होनी चाहिए इसमें। अब इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, इंटीग्रल का मतलब सही में होता है अभिन्न। अभिन्न का मतलब क्या हुआ, जो आप अपने से अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे कहते हैं कि ये चीज़ हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, तो वो इंटीग्रल होता है, दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड, जो अलग नहीं किया जा सकता। डिग्निफाइड का मतलब ही होता है क्या, बहुत ही प्रेस्टीजियस। ठीक है, क्या हो गया,
प्रेस्टीजियस, बहुत ही कह सकते हो प्रतिष्ठित, बहुत सम्मानित ये हो जाता है। क्लीन का मतलब क्या हुआ, एकदम स्वच्छ, एकदम साफ, ठीक है, ये हो गया, स्वच्छ होता है। अब यहाँ देखो फिल्दी का मतलब गंदा और बदबूदार है, तो ये जो स्वच्छ है वो उसका एकदम सटीक एंटोनिम हो रहा है। अब आ गए बैरन में, तो बैरन का मतलब क्या होता है, बंजर होता है। अब बंजर के दूसरे वर्ड्स आप बता सकते हो क्या, बंजर का मतलब होता है इनफर्टाइल, ठीक है, जो उपजाऊ ना हो, ये इनफर्टाइल होगा, FER होगा, इनफर्टाइल होगा, बैरन होगा, स्टेराइल हो सकता है, STERILE, स्टेराइल हो सकता है, जो बंजर है, जो उपजाऊ नहीं है। ऑप्शन की बात करें तो आपको पहले ही बता चुके हैं, फिल्दी का एंटोनिम कौन होगा, क्लीन होगा। वो तो हमने कहा जो 3 और वर्ड हैं उसको भी लगे हाथ निपटाए चलते हैं, कल को काम आ गया। आगे आ जाएं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है साइनोनिम। किसका साइनोनिम बताना है, ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है इंटरलिंक्ड दिया हुआ है, इसी का आपको साइनोनिम बताना है कि नहीं। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हम देख लेंगे ना एंड के बाद से, जरा क्लियर कर दो इसको। एंड हाउ COVID-19 हैज़ पार्टिकुलरली एक्सपोज्ड SIDs, एक्सट्रीम एंड इंटरलिंक्ड वल्नरेबिलिटीज। इंटरलिंक्ड का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे से कनेक्टेड। इंटरलिंक्ड कैसे होता है, जैसे एक चीज़ ये हो गई और इसी में एक चीज़ कभी कभी ऐसे कनेक्ट रहती है, फिर दूसरी चीज़ ऐसे कनेक्ट रहती है, जो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है उसको इंटरलिंक्ड कहते हैं। अब यहाँ आ जाओ, सीवियर दिया हुआ, सीवियर का मतलब क्या हुआ, बहुत ही तीव्र, बहुत ही सीरियस हो जाता है मैटर। कंटिन्यूअस लगातार हो जाएगा, फ्री का मतलब मुक्त हो जाएगा, तो फ्री जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये तो इंटरलिंक्ड का एंटोनिम हो गया, ठीक है। इंटरलिंक्ड मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है, फ्री का मतलब हुआ एकदम अलग हो गया, उससे मुक्त है। इंटरलेस का मतलब क्या होता है, लेस इसमें से क्या होता है आप बता सकते हो। लेस का मतलब होता है फीता, जैसे जूते का फीता होता है, जूता जब आप पहनते हैं फीते वाला, जब जूते का फीता बांधते हैं तो एक लेफ्ट में होता है एक राइट में होता है, मतलब दो पैर का जूता नहीं, एक पैर के जूते में 2 ओर से आपको फीता ले आके बांधते हैं, तो उन दोनों को क्या करते हो, इंटरलेस करते हो। इंटरलेस करने का मतलब क्या हुआ कि आप उनको इंटरलिंक कर दे रहे हो, एक दूसरे से कनेक्ट कर दे रहे हो। तो इंटरलिंक होना और इंटरलेस होना क्या होता है, कनेक्ट होना होता है, ठीक है। तो यही आपका साइनोनिम हुआ, ठीक, क्लियर हो गया, तो इंटरलेस हो गया। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है कि एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसकी पैसिव वॉइस क्या होगी। तो शी इज़ लाफिंग। अच्छा, मैंने ये कहा था कि जब भी वर्ब की ING फॉर्म लगी हो, इसकी पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करते हैं, हम पहले लगाते हैं बीइंग, और बीइंग के बाद क्या लगा देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो वर्ब है, ये वर्ब जैसे इज है तो इज का इज MR हो सकता है, ठीक है ना, बस इतना ही। तो यहाँ देखो, इज का हमने कहा भी कि इज MR हो सकता है, तो हैड बीन का तो कोई चांस नहीं, ना वाज का कोई चांस है, और ना हैव का कोई चांस है, तो क्या बनेगा, आई एम का चांस बनेगा। इसमें तो एक ही ऑप्शन मिला ना हमको, और यहाँ बीइंग लाफ्ड भी मिला हुआ है, तो ये चौथा वाला आंसर हो गया आपका। फिर आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। तो 6 में क्या कह रहे हैं कि इन्होंने कहा ये एक वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है और कह रहे हैं कि इसको आप किस वर्ड से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई मिस्टेक होगी, अगर वो गलत है तो उसकी जगह पे हम बता, अच्छा गलत है ही है, क्योंकि यहाँ पे नो सब्स्टिट्यूशन का कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब हमें करना ही पड़ेगा उसको। चलिए देखते हैं, पहले सेंटेंस पढ़ेंगे तब तो समझ में आएगा। दे हैव डिस्पोज्ड ऑल द ओल्ड बुक्स। ये लोग हैं, इन्होंने जो पुरानी बुक्स थी वो पुरानी बुक्स को क्या कर दिया, उन्होंने ठिकाने लगा दिया। डिस्पोज आपका मतलब हुआ जैसे आपके पास कोई कूड़ा कचरा है, उसको आप कूड़ेदान में फेंक देते हैं, तो होता है आपने उसको डिस्पोज कर दिया, निपटारा कर दिया। ठिकाने लगाना या निपटारा करना, वो दूसरा वाला ठिकाने लगाना, अंडरवर्ल्ड वाला ठिकाने लगाना ये नहीं है ना। ये कूड़ा कचरा या जो भी, अब किताबें कूड़ा कचरा नहीं है, लेकिन कबाड़ हो सकता है, जब उसका यूज नहीं है तो बहुत से लोग किताबों को कबाड़ में बेच देते हैं, तो वही उन्होंने कबाड़ में बेच दिया होगा। तो वही उन्होंने क्या किया, जो उनके हिसाब से तो वो कूड़ा हो गया था, तो उसका किनारे लगाया उन्होंने। तो ये जो डिस्पोज है ना, तो एक्चुअली ये डिस्पोज नहीं होता, ये होता है एक्चुअली डिस्पोज ऑफ।
जब आप किसी चीज़ को ठिकाने लगाते हैं, निपटारा करते हैं, तो डिस्पोज के साथ ऑफ आना चाहिए। ये फिक्स है कि ऑफ लगेगा, और ऑफ केस में है, दूसरे वाले में है, तो यही वाला आपका आंसर होगा। ठीक है, डिस्पोज के साथ ऑफ लगाना था। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपका कह रहे हैं कि ये पूरे सेंटेंस को, ये जो दिया हुआ है ना फ्लोइंग, ठीक है, ब्रैकेटेड पार्ट है, वही जो अभी थोड़ी देर पहले अंडरलाइन था वही ब्रैकेटेड कर दिया है, दोनों का मतलब एक ही है। अब आप बताइए कि इसमें इसकी जगह पर, फ्लोइंग की जगह पर क्या होना चाहिए? द रिवर फ्लोइंग अंडर द ब्रिज। ठीक है, मान लो एक पुल बना हुआ है, पुल के नीचे से क्या बह रही है? नदी बह रही है कि नहीं? तो अब फ्लोइंग, डायरेक्ट तो हम फ्लोइंग नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें तब इज लगाना पड़ेगा, या बह रही थी तो वाज लगाना पड़ेगा, क्योंकि आईएनजी फॉर्म इज वाज के बाद ही लगा पाएंगे। तो इसका मतलब ये गलत तो फिलहाल है। इसकी जगह पर लगाना क्या है? अब आप ये देखिए क्या सही होगा। इज के साथ फ्लोड लिखा। अच्छा, इसके साथ अगर हम फ्लोड करते हैं तो ये तो पैसिव वॉइस हो जाएगी, है कि नहीं? नदी बह रही है। अच्छा, नदी बह रही है तो रिवर इज फ्लोइंग होगा। अच्छा, नदी बहती है तो रिवर फ्लोज होगा। रिवर इज फ्लोड मतलब हुआ ये पैसिव में है, तो मतलब हुआ कि ये काम नदी नहीं करेगी, कोई और, मतलब कोई और नदी को बहा रहा है क्या? नदी तो खुद बहती है ना, कोई इसको बहाता तो है नहीं, तो नदी ही सब्जेक्ट है। अच्छा, नदी ही सब्जेक्ट है तो हम इसके साथ थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते हैं, या तो इसके साथ आईएनजी फॉर्म लगाओ या तो इज हटाओ। टिक, दो ऑप्शन है। तो इज के साथ ये थर्ड फॉर्म यहाँ नहीं लगेगी, क्योंकि सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है। ये सेंटेंस कैसा है? एक्टिव वॉइस का है। इज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी लगती नहीं है, वाज के साथ भी फर्स्ट फॉर्म कभी लगती नहीं है। इज वाज के साथ या तो आईएनजी फॉर्म लगेगी या तो थर्ड फॉर्म लगेगी पैसिव वॉइस में। अब आपके पास एक उपाय बचा हुआ है कि आप फ्लोज लगाएं। द रिवर फ्लोज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, पुल के नीचे से नदी बहती है, ये होगा आपका सेंटेंस। ठीक है, तो ये चौथा वाला आंसर होगा। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। ऐसा कोई वर्ड बताओ जिसमें इसमें से जिसकी स्पेलिंग गलत हो। तो एक वर्ड क्या दिया है आपने? ब्लेस्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा? ब्लेस्ड। तो ब्लेस्ड का क्या मतलब होता है बच्चा? ब्लेस्ड का मतलब होता है जिसको बहुत क्या कह सकते हैं, एक तरह से शुभ होता है, जिसको मतलब आशीर्वाद मिला है, जैसे जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा है, उसको कहते हैं ब्लेस्ड। प्रोफेन एक वर्ड है, ये गलत हो गया, क्योंकि प्रोफेन की जो स्पेलिंग होती है PROFANE होती है कि नहीं? ये प्रोफेन होता है। प्रोफेन का मतलब क्या होता है? सैक्रिलेज, एक दूसरा वर्ड आता है इसके लिए, सैक्रिलेज। मतलब क्या हुआ? आप किसी पवित्र चीज़ को अपवित्र कर रहे हैं। ठीक है, किसी पवित्र शुद्ध को अशुद्ध कर रहे हैं या उसको आप अपवित्र कर रहे हैं, वो प्रोफेन होता है। तो ये वाली स्पेलिंग होती है, ये वाली नहीं होती। तो ये आया आपका आंसर। बाकी लफेबल लिखा है और रीजनेबल लिखा है, ये दोनों सही स्पेलिंग में है। आगे आ जाओ, अपना अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। बताना क्या है? एंटोनीम बताना है बच्चा। एंटोनीम किसका? सोफिस्टिकेटेड का बताना है। तो व्हाट डू यू मीन बाय सोफिस्टिकेटेड? सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है बहुत ही रिफाइंड है कोई चीज़ नहीं, कोई पर्सन के लिए लगता है। रिफाइंड का मतलब क्या हुआ कि किसी के मैनर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ही वेल रिफाइंड, वेल कल्चर्ड और वेल सिविलाइज्ड मैनर में कोई रहता है, वो सोफिस्टिकेटेड। सोसाइटी कहते हैं सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी। तो सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी का मतलब क्या होता है? बहुत ही संभ्रांत। क्या होगा? बहुत ही संभ्रांत समाज कहते हैं ना उसको। ठीक है, तो इसका एंटोनियम तो मॉडर्न होगा, तो संभ्रांत में हो जाएगा। हालांकि मॉडर्न समाज में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो एकदम घटिया टाइप के होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि मॉडर्न है तो संभ्रांत होंगे। चलो आगे, टेक्निक्स हो गई, तो यहाँ इसका कोई लेना देना ही नहीं है। प्रिमिटिव का मतलब क्या हुआ? बहुत ही आदिम। आदिम का मतलब क्या हुआ? प्रिमिटिव एज क्या थी? जब हम बंदर से आदमी बने ही थे, पत्थरों को लेकर के जंगल में दौड़ा करते थे, जानवरों को मार के खा लिया करते थे पत्थरों से मार के। उस समय को, उस पीरियड को हम क्या कहते हैं? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब एकदम आदिम वनवासी जब हम लोग थे, जंगली थे जब, उसको कहते हैं। ठीक, तो ये सोफिस्टिकेटेड का ठीक अपोजिट नहीं हो रहा है। सोफिस्टिकेटेड मतलब एकदम से मॉडर्न और बहुत ही नए विचारों का, बहुत ही संभ्रांत टाइप का हो जाएगा। तो और प्रिमिटिव मतलब बहुत ही आदिम टाइप का हो जाएगा। तो ये आपका एंटोनिम मिला। यहाँ पे टेक्नोलॉजी, टेक्निक, इन सब का कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो आगे आ जाओ, आपका क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं कि 10 क्या कह रहा है। 10 में देखो, इन्होंने बताया है मीनिंग बतानी है किसकी? उस इडियम की मीनिंग बतानी है। इडियम क्या है? प्राइम द पंप।
टू प्राइम द पंप का क्या मतलब होगा बताओ? पंप को अगर आप प्राइम कर रहे हो, इसका मतलब आप किसी को उकसा रहे हो, किसी को मैनिपुलेट कर रहे हो सफलता के लिए। पंप को प्राइम करना मतलब किसी को कोई कार्य करने के लिए, किसी को किसी सफलता के लिए इनकरेज करना होता है। तो यहाँ लिखा टू यूज अ पंप। देखो पंप की मीनिंग पंप तो फिलहाल नहीं होगी। मैनिपुलेट समवन टू अचीव सक्सेस, किसी को मैनिपुलेट करना है, किसी को मतलब इस तरह से मतलब उसको एक्साइट करना है, उसको इस तरह से एनकरेज करना है कि वो सफलता प्राप्त कर ले, अचीव कर ले। तो यही तो मैंने कहा था, यही तो आपको समझा रहे थे। तो ये वाला हो जाएगा। एनकरेज द ग्रोथ ऑफ एक्शन नहीं होगा। आस्क अदर्स टू बी एम्बिशियस, ये भी नहीं होगा। आपका कौन सा हो गया? दूसरा वाला आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, देखें 11 नंबर पे क्या है। 11 नंबर पे देखो ये पैसिव वॉइस लिखा हुआ है। तो ऑडियंस लव्ड हर परफॉर्मेंस। लव्ड क्या है? देखो बेटा ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म मतलब क्या हुआ कि वाज वर्ब के साथ हम क्या लगा देंगे? वाज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे और ये हर परफॉर्मेंस सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब में क्या लिखा है? हर। तो यहाँ द परफॉर्मेंस लिखा है भाई, यहाँ द परफॉर्मेंस लिखा है। तो पहली बात तो जब वहाँ पे यहाँ हर परफॉर्मेंस लिखा हुआ है तो हम हर परफॉर्मेंस लेंगे, द परफॉर्मेंस लेंगे ही क्यों? तो ये तो कहानी यहीं ख़त्म हो गई। अच्छा यहाँ सब्जेक्ट ऑडियंस नहीं हर परफॉर्मेंस होना चाहिए था, ये भी ख़त्म हो गया, कहानी यहीं चौपट हो गई। अच्छा वहाँ और क्या है? वाज लव्ड और उसके बाद बाय ऑडियंस, तो ये पूरी तरह से ठीक हो गया। ठीक है ना? तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन होगा। अब आगे आ जाओ 12th नंबर में, देखें क्या है। 12th में बच्चा देखो मीनिंग बतानी है आपको। किसकी मीनिंग बताइए? हरांगू की मीनिंग बताती है। हरांगू क्या होता है? देखो हरांगू होता है। अच्छा एक चीज़ बताओ हमको कि क्या आप लोग कभी याद करो ज़रा वो दिन जब आप असेंबली में मतलब हाई स्कूल इंटर में पढ़ते हो, असेंबली में जाया करते थे, तो कभी कभी उसमें मतलब कोई गेस्ट वगैरह आए हैं या कभी प्रिंसिपल सर का मन कर देता था तो वो बच्चों को वहीं असेंबली में खड़े के 1-1 घंटा 1.5 घंटा लेक्चर देते थे। तो वो जो 1 घंटे 1.5 घंटे का आपका भाषण होगा वो क्या होता है? बहुत ही हरांगू होता है। मतलब क्या? बहुत ही लंबा और बोरिंग टाइप का भाषण होता है वो। ठीक है ना? तो एयरप्लेन सेड एयरप्लेन सेड क्या होता है? देखो ये सेड होता है ना जहाँ हम एरोप्लेन को खड़े करते हैं। तो एक वर्ड समझ लो हैंगर। ठीक है, ये सुना होगा हैंगर, जहाँ हम लोग एरोप्लेन को खड़े करते हैं। तो हैंगर अब ऐसे ही समझ लो कि ये हवाई जहाज़ का यार्ड समझ लो, हवाई जहाज़ की पार्किंग मान लो है ये। ठीक है, तो ये हवाई जहाज़ की पार्किंग हो गई। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन, ठीक है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन तो मतलब क्या हुआ? कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही सख्त होते हैं, डिसिप्लिन में वो जरा से भी ढील नहीं देते हैं। क्लास में देखो 2 तरह के टीचर होंगे। एक ऐसा टीचर होता है कि आप 10 मिनट देर से भी ऐसे चल 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 जल्दी आओ, अंदर आओ, मतलब उसका 10 मिनट का तो नुकसान हो ही गया है और क्यों 50 मिनट का नुकसान, तो चलो अंदर आ जाओ। कुछ टीचर ऐसे होते हैं 2 मिनट भी लेट हो गई, कहाँ थे? गेट आउट। तो जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन होता है वो कौन होता है? वही 2 मिनट लेट हुई और गेट आउट, ये हो जाएंगे। तो ये तो यहाँ पे हमारा आंसर नहीं है। ब्रेकर ऑफ आइडल्स, ब्रेकर ऑफ आइडल्स क्या होता है? जो मूर्तियों को तोड़ता है। तो मूर्तियों को तोड़ने वाले को हम क्या कहते हैं? मूर्ति भंजक कहते हैं। मूर्ति भंजक या इसको हम कह सकते हैं आइकोनोक्लास्ट। क्या हो गया? आइकोनोक्लास्ट हो गए ये। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ अ लेंथी एंड अग्रेसिव स्पीच। तो लेंथी एंड अग्रेसिव स्पीच क्या होती है? लेंथी एंड अग्रेसिव स्पीच होती है जो यही जो अभी हम हरांगू जिसकी बात कर रहे थे तो वही वाली है ये। ठीक है, तो ये 12वां हो गया। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट आपका कौन सा होगा? ये 13 नंबर का हो गया। ठीक, तो 13 नंबर में देखें क्या है। देखो 13 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है दिया है अ पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। जहाँ भी डिक्शनरी लग जाए ना तो एक वर्ड देख लिया करो, लेक्सिको लिखा होगा। लेक्सिको आया नहीं तो डिक्शनरी हुई। तो जो डिक्शनरी कंपाइल करता है उसको हम क्या कहेंगे? लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। प्लेजियारिस्ट कौन होता है? प्लेजियारिस्ट होता है साहित्य चोर। जैसे क्या होता है कि आप दूसरे की शेर व शायरी चुरा करके अपने नाम से पब्लिश कर लीजिए। फेसबुक पे आजकल जितने भी पोइट हैं उसमें 99 नहीं तो 98% प्लेजियारिस्ट हैं, दूसरे की पोएम अपने नाम से चिपका लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग तो फेसबुक पे ऐसे भी मतलब मैंने अंग्रेजी के ऐसे पोएट देखे हैं फेसबुक पर जिनसे एक एप्लीकेशन नहीं लिखा जाता,
है, और पोएम में ऐसी ऐसी फीलिंग वाले वर्ड्स यूज करते हैं जो उनके बस की बाहर की बात है, जिसका वो मतलब भी नहीं जानते होंगे। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? प्लेजियारिस्ट कहा जाता है, साहित्य चोर। आइकोनोक्लास्ट अभी मैंने बताया था, इसके ठीक ऊपर वाले में था वो ब्रेकर ऑफ आइडल्स, जो मूर्तियों को तोड़ता है, जो परंपराओं को तोड़ता है, उसको हम लोग कहते हैं आइकोनोक्लास्ट। बाइब्लियोफिल का मतलब क्या होता है? देखो इसमें दो वर्ड हैं, एक वर्ड है बाइबल। तो बाइबल का मतलब क्या होता है? बुक होता है। और जहाँ पर ये फिल लिखा होता है PHILE, तो इसका मतलब क्या होता है? लव करना। तो ये क्या होगा? बुक को लव करने वाला, मतलब पुस्तक प्रेमी होगा, बुक लवर होगा। ठीक है, तो 4 वर्ड तो हमने आपको बताए चारों। आंसर लेकिन कौन सा था इसमें? लेक्सिकोग्राफर था। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ बच्चा। नेक्स्ट में आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें क्या दिया है कि ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो करेक्ट सेंटेंस में आजकल ये क्या कर रहे हैं ना, आ और एन आर्टिकल के ही क्वेश्चन उठा के दे रहे हैं। आ दा ठीक से लगा है कि नहीं लगा है। यहाँ भी शायद यही कहानी है। यहाँ लिखा इट इज़ आ ओल्ड यूनिफॉर्म। आ ओल्ड, ये देखो ये ओल्ड लिखा हुआ है, तो इसके पहले क्या आना चाहिए? एन होना चाहिए। ये गलत हो गया। इट इज़ ओल्ड यूनिफॉर्म, भाई यहाँ पे आ एन कुछ आना ही चाहिए, बिना लगाए भी गलत हो जाएगा। और इसलिए लिखा इट इज़ द ओल्ड यूनिफॉर्म। द कहीं पे मेंशन ही, बट लगा, द बट द मेमोरेबल। तो द तो तब लगेगा जब आप यूनिफॉर्म को और एक्सप्लेन करोगे, यूनिफॉर्म के कुछ बारे में, उसके बारे में कुछ बताओगे, डेफिनिट होगा यूनिफॉर्म, तब तो उससे पहले द लगाना है, तो द भी नहीं लगेगा। अब आपके पास क्या बचा? एन ओल्ड यूनिफॉर्म, यही वाला चौथा वाला ठीक से लगा। तो यही पहले ही वाले आर्टिकल से सेंटेंस हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, पूरा तो पढ़ना ही नहीं पड़ा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट आ जाओ, आंसर इसका कौन सा होगा? ये चौथा वाला होगा ना, तो चौथा ABCD, यहाँ ABCD लिखना चाहिए था, और हमने यहाँ पे 1 2 3 4 लिख रखे हैं, तो मान लो फिर ये वाला हो गया ना। ठीक है, आगे आओ। नेक्स्ट चलते हैं हम आपको क्वेश्चन नंबर 15 में लेके। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि आपको सब्स्टिट्यूट करना है अंडरलाइन सेगमेंट को। अंडरलाइन, ये अंडरलाइन किया हुआ है, अब इसके बदले में क्या लगाओगे? और लगाना जरूर है, क्योंकि कोई ऑप्शन नो सब्स्टिट्यूशन का है नहीं। तो पढ़ो, द मैनेजमेंट इज नॉट बिवेयर ऑफ द फैक्ट। जो मैनेजमेंट है वो इस फैक्ट से बिवेयर नहीं है। तो बिवेयर और अवेयर दो चीज़ें होती हैं। बिवेयर आप कहाँ देखे होंगे, कहाँ पढ़ेंगे? आपको अंदाज़ा है कि आपने बिवेयर कहाँ पढ़ा है? देखिए मैं बताता हूँ। किसी के घर में कुत्ते पले हों, खतरनाक टाइप के कुत्ते पले हों, तो उनकी गेट पर लिखा होता है बिवेयर ऑफ डॉग्स। तो बिवेयर ऑफ डॉग्स का मतलब क्या हुआ? आप कुत्ते से सावधान रहिए। ठीक है, अब यहाँ कह रहे हैं मैनेजमेंट इज नॉट बिवेयर ऑफ दिस फैक्ट। तो यहाँ बिवेयर नहीं, वो क्या है? मैनेजमेंट को इस बारे में जानकारी नहीं है, वो उससे अवगत नहीं है। ठीक है, तो जब हमें उस पर उस चीज़ की जानकारी होती है, उसका संज्ञान होता है, तो उसके लिए हम बिवेयर नहीं क्या लगाते हैं? अवेयर ऑफ। जैसे कहते हैं कि मुझे इस बात की जानकारी है, तो हम कहेंगे आई एम अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है, तो हम कहेंगे आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग, आई एम अनअवेयर ऑफ दिस थिंग। तो यहाँ जहाँ बिवेयर लिखा है वहाँ होना क्या चाहिए था? अवेयर होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए? अवेयर ऑफ होना चाहिए। तो पहला वाला आंसर होगा। समझ तो गए होंगे ना? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखें आपका क्या कह रहा है। 16 में बच्चा देखो, इन्होंने कहा कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस गिवन सेंटेंस इन पास्ट टेंस फॉर्म। इसमें एक सेंटेंस दिया है और कह रहे हैं कि इन चारों में से उस वाले सेंटेंस को सेलेक्ट करो जो पास्ट टेंस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले देखो लिखा द डिक्लेरेशन विच कम आउट। डिक्लेरेशंस विच कम आउट, कम आउट मतलब ये प्रेजेंट हो गया। ठीक है, अब लिखा है कि दैट ऑफिस आर नॉट डिपेंडेबल। ये डिक्लेरेशंस आर नॉट डिपेंडेबल पूरा प्रेजेंट में है। कम लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट है, आर लगा ये प्रेजेंट है, तो इसको पास्ट में, तो हमें दो जगह से पास्ट ले जाना पड़ेगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब दो जगह वर्ब लगी हो, एक यहाँ पे लगी हो एक यहाँ पे लगी हो, तो दोनों पास्ट में जाएंगे तब पास्ट होगा। यहाँ देखो इसमें क्या लिखा है? कम लिखा है, और यहाँ क्या लिखा है? वर लिखा है। तो ये वर तो सही है लेकिन कम गलत हो गया। ठीक, यहाँ जाओ, केम क्या है? केम सही है, और यहाँ वर लिखा हुआ ये भी सही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। यहाँ देख लो विच विल कम, विल गलत हो गया। ठीक है, अब यहाँ मे लगा दिया, मे लगाने का पास्ट तो कोई एक भी नहीं। विल वुड होता और माइट होता तो कोई चांस भी बनता। यहाँ केम क्या है? केम है, लेकिन यहाँ पे आर लगा दिया, ये नहीं होगा। तो बाकी दूसरे के अलावा बाकी तीनों गलत हैं। ठीक है, आगे आ जाओ अपने 17 नंबर में। तो
तो 17 नंबर में क्या करना है, एंटोनिम बताना है किसका, इफरवेसेंट का। तो इफरवेसेंट का मतलब क्या होता है, इफरवेसेंट होता है कोई भी व्यक्ति जो बड़ा ही एक्साइटेड होता है किसी चीज़ को लेकर के, बड़ा उत्साह में, बड़ा जोश में होता है, तो एक्साइटेड हो जाएगा। उसका आपको एंटोनिम ढूंढना है किसमें, यहाँ इस पैसेज में वर्ड यूज किया गया है। तो पैसेज को छोड़े ये यहाँ पे हमको मिल जा रहा है, एक मिला बबली, एक मिला कंपैरिजन, एक मिला सबड्यूड, एक मिला केयर फ्री। बबली का मतलब क्या होता है, बहुत ही चुलबुला, चुलबुला या चुलबुली, खास तौर से लड़की के लिए यूज किया जाता है जो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल की हो। तो कुछ बच्चे बड़े क्यूट, बहुत ही टॉकेटिव टाइप के होते हैं, तो उनको चुलबुला कहते हैं ना, बड़ी चुलबुली बच्ची है, ठीक है, किसी को मतलब स्ट्रेंजर नहीं समझती, सबके पास चली जाती है। तो एक कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनको बबली कहा जाता है। फिलहाल हमारे जो क्वेश्चन है हमारा एफरवेसेंट का एंटोनिम वो ये नहीं है। कंपैरिजन मतलब तुलना करना, तो ये भी नहीं, ऑप्शन हुआ 2 हो गए। चलो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ ना, नहीं तो एक तरफ सही लगाया हूँ, एक तरफ गलत लगाया हूँ। एफरवेसेंट तो बबली नहीं होगा इसका एंटोनिम, कंपैरिजन नहीं होगा। सबड्यूड का मतलब क्या होता है, सबड्यूड का मतलब होता है सप्रेस्ड, सप्रेस्ड का मतलब होता है आपको दबाया गया है, ठीक है, ये सप्रेस्ड हो गया, ठीक। और एफरवेसेंट का मतलब क्या होगा, एक्साइटेड, एक्साइटेड यानी कि एनकरेज्ड हो गया, आप बड़े जोश में हैं, बहुत उत्साह में हैं। तो यहाँ आप बड़े उत्साह में हो, यहाँ आप सप्रेस कर दिए गए, आपको डिस्करेज कर दिया गया। तो आंसर यही होगा जिसे हम ढूंढ रहे थे। केयर फ्री का मतलब क्या हुआ, निश्चिंत होता है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन मैं दूं, अभी केयर फ्री से हमको एक चीज़ समझ में आई, आप एक क्वेश्चन पूछने का मन कर रहा है मेरा। केयर फ्री, ठीक, केयर फ्री और केयरलेस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। Who can tell me the difference between carefree and careless? I will wait for your comments and reply of this question. What is the difference between carefree and careless? ठीक है, तो मैं इंतज़ार करूँगा, देखिए कौन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर देता है। ठीक है, एंटोनिम में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 किसका, ही वॉज अनकम्फर्टेबल एट द स्पोर्ट इवेंट। ठीक है, स्पोर्ट इवेंट पे वो क्या था, बहुत ही अनकंफर्टेबल था। अनकंफर्टेबल का मतलब क्या हुआ, अब देखो इसमें अन लगा हुआ है ना, कंफर्टेबल में अन लगा हुआ है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, कंफर्टेबल। सीधी सी बात है, अगर कंफर्टेबल में अन लगा के एंटोनिम बना है तो कंफर्टेबल मिलेगा या कंफर्टेबल की मीनिंग वाला। तो ईजफुल क्या हो गया, कंफर्टेबल हो गया, आंसर मिल गया आपको। डिफ़िकल्ट क्या होगा, अनकंफर्टेबल होगा। भाई अगर डिफ़िकल्ट होगा तो अनकंफर्टेबल होगा, ऑकवर्ड होगा, अनकंफर्टेबल होगा, ट्रबलसम होगा, अनकंफर्टेबल होगा। तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे के सारे साइनोनिम हो गए। और ये आसान जो है वो आपका अनकंफर्टेबल का अपोजिट हो गया कंफर्टेबल। ईजफुल मतलब बहुत आसान हुआ। ठीक है, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 आपका। 19 में क्या कर रहे हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताओ। सेंटेंस लिखा है कि अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीरीज ऑफ रियल और फिक्शनल इवेंट्स टेकिंग प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो बहुत ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हो, किसी जो घटनाएं रियल हो या फिक्शनल घटनाएं घटी हों, उनका एक सीरीज में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, जो मतलब बहुत लंबे समय पहले कभी कहीं हुआ हो, उसको क्या कहते हैं। विटनेस का मतलब क्या होता है, विटनेस मतलब गवाह होता है, प्रत्यक्षदर्शी होगा जो वहाँ पे देखा हो। और जबकि यहाँ कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय पहले हुआ हो, लॉन्ग पीरियड एगो हुआ हो। जर्नल का मतलब क्या होता है, जब आप न्यूज़पेपर में कोई खबर वगैरह छपते हैं तो जर्नल हो जाता है। केस स्टडी का मतलब जो उस तरह की घटना हुई है उसको आप पढ़ रहे हो, तो यहाँ पढ़ नहीं रहे, यहाँ डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन का मतलब जानते क्या होता है, सागा। सागा को हिंदी में कहते हैं आख्यान। ठीक है, जो पौराणिक कथाएं होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, पौराणिक आख्यान, ऐतिहासिक आख्यान, किसी घटना का सिलसिलेवार वर्णन, वो होता है सागा। तो आपका आंसर यही वाला होगा जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। आइए क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, एडीएम बताना है। एडीएम लिखा है बैक अगेंस्ट द वॉल। बैक अगेंस्ट द वॉल का मतलब आपकी पीठ जो है वो दीवार की तरफ है। अगर आपकी पीठ दीवार की तरफ है तो मतलब हुआ कि आप भागने का कोई चांस नहीं है, फंस गए हैं आप। ठीक है, लिखा है बी इन अ रिलेशनशिप विच वन वांट्स टू एस्केप। एक ऐसी रिलेशनशिप में रहना जिससे आप निकल जाना चाहते हो। तो ठीक है, वो ये नहीं है, आप कहीं से बच नहीं सकते। बी इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन फ्राम वेयर एस्केप इज डिफ़िकल्ट।
बी इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन वेयर स्केप इज ईजी। तो देखो इन्होंने कहा कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो और स्केप इज़ डिफ़िकल्ट, आप वहाँ से बच के निकल ना पाओगे, तो ये हमारा आंसर था। यहाँ लिखा है बी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है लेकिन स्केप इज ईजी, तो स्केप ईजी नहीं है, ठीक है ना, यहाँ से गलत हो जा रहा है। इन्होंने कहा बीच एन ईजी सिचुएशन, तो ईजी सिचुएशन ही नहीं होगी। यहाँ स्केप डिफ़िकल्ट कहा, ये तो सही है लेकिन यहाँ गलत हो गया। यहाँ क्या हो गया, सिचुएशन डिफ़िकल्ट है और स्केप डिफ़िकल्ट है, दोनों है, आप निकल नहीं पाएंगे, तभी होता है बैक अगेंस्ट द वॉल। ठीक, आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाओ अब। तो क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के आगे 25 तक बच्चा क्या होगा, वही पुरानी कहानी, एक पैराग्राफ में 5 जगहें खाली, उनकी जगह पर क्या सुटेबल वर्ड लगेंगे, उसके लिए 4 ऑप्शन। तो लेट्स स्टडी, पहले पढ़ना होगा। रेडविंग हैड रीड, हैड के बाद रीड तो नहीं, रेड हो जाएगा, हैडविंग, ठीक है, रेडविंग हैड रेड, अब यहाँ खाली जगह है, दैट वन ऑफ हिज फेवरेट राइटर्स अर्नेस्ट हेमिंगवे हैड बीन आस्क्ड व्हाट वाज द बेस्ट डैश फॉर अ नॉवेलिस्ट। तो रेडविंग ने अपने बहुत ही फेवरेट, अपने उनके जो सबसे फेवरेट राइटर हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे, उनके बारे में कुछ सुना था उसने, कहीं पर पढ़ा था। तो यहाँ क्या हुआ, रेड कहीं पढ़ा था उसने, तो यहाँ क्या हुआ, कहीं पर उसने पढ़ा था, ठीक है, कि व्हाट वाज द बेस्ट डैश फॉर अ नॉवेलिस्ट। तो एक नॉवेलिस्ट के लिए सबसे अच्छी, यहाँ पे क्या चीज़ है, सबसे अच्छी डैश चीज़ क्या होती है, तो हो सकता है सबसे अच्छा इनकरेजमेंट, सबसे ज़्यादा, अब बेस्ट लिख ही दिया तो एडजेक्टिव तो लगाना ही नहीं है, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होती है, बेस्ट वो क्या कहते हैं ट्रेनिंग क्या होती है, बेस्ट प्लानिंग क्या होती है, इस तरह की कोई चीज़ आएगी। ही हैड सेड, तो इनके जो आइडियल राइटर हैं अर्नेस्ट हेमिंगे, उन्होंने जवाब दिया होगा कि एन अनहैप्पी चाइल्डहुड, एक अनहैप्पी में एक दुखी बचपन, मतलब राइटर का अगर बचपन कष्ट में रहा होगा, दुखी रहा होगा, एक सैड या एक स्ट्रगलिंग या ट्रबल्ड या डिफ़िकल्ट चाइल्डहुड रहा होगा, तो बच्चा आगे चल कर के अच्छा नॉवेलिस्ट बनेगा, ठीक है, ऐसा अर्नेस्ट हेमिंगवे ने बोला था। तो रेडविंग हैड एन्जॉयड अ फाइन टाइम ग्रोइंग अप, जबकि रेडविंग जो था वो ग्रोइंग अप के पीरियड में, मतलब बचपन जो उसका था वो कैसा था, बहुत ही फाइन टाइम था, मतलब उसको कोई कष्ट नहीं थे, कोई स्ट्रगल नहीं था। बट ही डैश और इफ़, बट ही डैश, पर अब यहाँ सोचने के लिए लगेगा कि पर उसने ये सोचा, इफ़ दिस होल डैश वाज अनफोल्डिंग मोर लाइक अ नॉवेल, ठीक है, इट्स दिस होल, तो कोई चीज़ है यहाँ पे, वार अनफोल्डिंग, अनफोल्डिंग का मतलब क्या होता है, रहस्य उद्घाटन करना, मोर लाइक अ नॉवेल एंड वुड बी डैश, आगे लिखा है ऑन वन पर्सन, तो ये ऑन, कोई ऐसी चीज़ लगाना जिसके पहले ऑन लगा सकते हो, तो ये हो सकता है बेस्ड ऑन वन पर्सन, वन करेक्टर, तो द गाय इन चार्ज। आगे लिखा है कि मे बी यू गॉट अ हैप्पी चाइल्डहुड, हो सकता है कि आपका बचपन बहुत अच्छा गया हो, देन एन अनहैप्पी अडल्टहुड, लेकिन बड़े हो गए आपको बड़ा कष्ट झेलना पड़ा, मतलब 14-15 साल के हुए, 17-18 के हुए, तो 18 से लेकर के पता लगा 30-40 साल तक आप बड़ा ही स्ट्रगल झेले, अनहैप्पी अडल्टहुड हुआ, तो भी आप एक अच्छे नॉवेलिस्ट हो सकते हैं, मतलब लाइफ में स्ट्रगल जरूरी है अच्छा नॉवेलिस्ट होना हुआ तो, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब भरते हैं, पहले वाले ऑप्शन के लिए क्या लगाओगे कि रेडविंग ने अपने फेवरेट राइटर अर्नेस्ट हेमिंगवे के को कभी कहते हुए कुछ सुना था, उनके बारे में कभी पूछा गया था, तो यहाँ क्या होगा, कहीं, हैड रीड मतलब क्या हुआ, कभी नहीं, कहीं पढ़ा था उसने, नेग्लिजेंटली नहीं आएगा, होलसम नहीं आएगा, समवेयर मतलब कहीं पढ़ा था, ठीक है ना, ये हो सकता है, केयरलेस नहीं आएगा, तो कहीं पढ़ा था, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 22 में, देखें क्या है 22 में, फेलर नंबर 2 ये रहा आपका। तो इन्होंने कहा, इनसे पूछा गया था कि एक अच्छे नॉवेलिस्ट के लिए बेस्ट डैश क्या होती है, एक अच्छे नॉवेलिस्ट के लिए बेस्ट नेचर क्या होता है, बेस्ट मेंटेनेंस क्या होता है, बेस्ट ट्रेनिंग क्या होती है, या बेस्ट मेडिकेशन की, तो यहाँ दवाई की मेंटेनेंस की बात ही नहीं चल रही। अब इन्होंने लिखा कि फॉर अ नॉवेलिस्ट, फॉर अ नॉवेलिस्ट मतलब क्या होगा, एक उपन्यासकार के लिए बेस्ट नेचर क्या होगा, नहीं, अगर लिखा होता ऑफ अ नॉवेलिस्ट, तो एक नॉवेलिस्ट का बेस्ट नेचर क्या होता है, तब तो हमने नेचर लगा पाते। पूछ रहे हैं फॉर अ नॉवेलिस्ट,
तो फॉर अ नॉवेलिस्ट का मतलब क्या हुआ, एक नॉवेलिस्ट के लिए बेस्ट क्या होता है, तो बेस्ट क्या हो गया, एक नॉवेलिस्ट के लिए बेस्ट ट्रेनिंग क्या होती है, कहाँ से आप सीख के आएंगे तो बहुत अच्छा लिख पाएंगे। तभी उन्होंने कहा था ना कि दुखी बचपन, तो यहाँ पे हम ट्रेनिंग वर्ड लगा पाएंगे और कोई नहीं लगा पाएंगे और कोई सूटेबल ही नहीं हो रहा। अब आ जाओ तीसरे नंबर के फिलर के लिए, क्वेश्चन नंबर 23, ये आपको लगाना है यहाँ पे। तो बट ही डैश, तो इन्होंने कहा कि रेडविंग जो है उसका बचपन बड़ा अच्छा गुजरा था, बढ़िया गुजरा था, लेकिन ही डैश, तो वो सोचा, यहाँ सोचने के लिए क्या लगाओगे, वेस्टेड, क्या वेस्टेड दिया नहीं है। और वेल्डेड क्या होता है, ये वेल्ड देते हो जो खिड़की दरवाजे बनते नहीं है लोहे के, वेल्डिंग करते हैं। कभी अब साइकिल का स्टैंड टूटा होगा तो जुड़वाने के लिए ले गए ना गैस, तो इलेक्ट्रिक बिल्डर के पास में वो जोड़ देते हैं, तो वो वेल्डिंग होती है, ये वेल्ड WELD होता है। तो ये यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है। वंडर WONDERD, तो ये WONDERD मतलब इसका मतलब होता है ना थॉट, सोचा, ठीक है, ये होगा। और ये वंडर WANDERD, देखो यहाँ WAND है, तो ये क्या होता है, ये रोम होता है। रोम का मतलब क्या हुआ, बिना मतलब इस गली से उस गली, उस गली से उस गली, उस गली से उस गली, ये वंडरिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, वंडर्ड होगा, बी वाला, ना कि मतलब दूसरा वाला, ना कि चौथा वाला। अब आगे आ जाओ, आपका क्वेश्चन नंबर फिलर नंबर 4 है, ठीक है। फिलर नंबर 4 में आप क्या लगाएंगे बताइए, फिलर नंबर 4। तो इन्होंने कहा कि इफ दिस होल डैश वाज अनफोल्डिंग मोर लाइक अ नॉवेल, ये सारा का सारा अभियान, सारा का सारा मैटर अगर कुछ अनफोल्ड कर रहा हो, अनफोल्ड मतलब कुछ डिस्क्लोज कर रहा हो, कुछ रिवील कर रहा हो, मोर लाइक अ नॉवेल एंड वुड बी डैश अन डैश, तो यहाँ पे बेस्ड ऑन होगा। तो ये सारा का सारा मैटर, सारा का सारा अभियान, तो सारा का सारा एक्सपिएशन होगा क्या, तो एक्सपिएशन की मीनिंग जान लो तब तो कर पाओगे। एक्सपिएशन की मतलब होता है ना पाप मुक्ति या पाप शुद्धि। जैसे कोई आदमी बहुत सारा पाप किया हो, उसके बाद वो अपने पाप से शुद्ध हो जाता है, पाप मतलब उसको पाप मुक्त करने के लिए जो यज्ञ हवन वगैरह होते हैं उसको कहा जाता है एक्सपिएशन, मतलब पाप से मुक्ति, पाप से शुद्धि मिल जाना, ठीक है। पता नहीं ऐसा हो पाता कि नहीं पाता, मैं नहीं जानता, ये मीनिंग होगी। एक्सपेडिशन क्या होता है, एक अभियान होता है, ठीक है। मतलब हम किसी कार्य पर जुट गए हैं, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक छोड़े नहीं हुए, एक अभियान, एक मिशन टाइप का होता है। एग्जास्परेशन का मतलब होता है ना झल्लाहट, ठीक है, किसी बात को लेकर के आपके अंदर बड़ी क्या है, झल्लाहट है, तो ये हो गया। एक्सपेक्टेशन उम्मीद है, तो इन्होंने कहा कि बट दिस होल एक्सपेक्टेशन वाज अनफोल्डिंग मोर लाइक, नहीं, अगर बात हो रही है ज़िंदगी के अनुभवों की, ठीक है, तो ज़िंदगी के अनुभवों की बात हो रही है तो क्या होगा, एक्सपेडिशन होता है। आप बचपन में झेले हैं या एडल्टहुड में आपने झेला है, तो उससे आपकी ज़िंदगी को जो एक्सपीरियंस मिलता है उसके लिए लगा हुआ है, ये एक अभियान है, वो एक्सपेडिशन होगा सूटेबल। अब आगे आ जाओ, आपका आखिरी वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, फिलर नंबर 5 यहाँ लगाना है, वुड बी डैश ऑन वन पर्सन। तो ऑन किसके बाद, ब्लूम्ड के साथ ऑन तो लगा नहीं सकते हो, ब्लेस्ड के साथ क्या लगता है, बिस लगता है, ये लगेगा नहीं, बेस्ड के साथ ऑन लगता है, ये होगा। ब्लेम्ड के बाद तो ये लगे नहीं, ब्लेम्ड फार लगता है या चार्ज, हाँ, ब्लेम्ड के साथ क्या लगता है, फार लगता है, तो ये भी नहीं लग पाएगा। यही है जो बेस जिसके बाद आप ऑन लगा सकते हो। तो आपका आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा 3 वाला, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा 8वें सेट का भी 25 क्वेश्चन हो गया। तो 8वें सेट का 25 क्वेश्चन का मतलब हम क्या हो गए, डबल सेंचुरी मार चुके हैं, है कि नहीं। तो चलिए, ये आप 200 क्वेश्चन का डिस्कशन आप लोगों को कैसा लगा, और इसके बाद अब हम लोग शुरू करेंगे कौन सा, इसके नेक्स्ट वाला, मतलब 19 तारीख वाला डिस्कशन शुरू करेंगे, उसके भी चारों लगाएंगे, ठीक है। कोशिश करूँगा अब आपको कंटिन्यू वीडियोस मिलते रहें। एक मैंने क्वेश्चन पूछा है, उसका मुझे उम्मीद है कि आप लोग जवाब ज़रूर देंगे, और मुझे उसके जवाब चाहिए भी। ज़रा देखें तो कि आपका IQ लेवल क्या है, वर्ड्स के मीनिंग के बीच में आप कितना अच्छा डिफरेंस कर पाते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन यही वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग कल वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।